जो भारत का नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। इसे बदला जा सकता है, और ये शक्ति हमारे संविधान के पार्ट 1 में दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमारा संविधान एक ही समय में देश को अटूट बनाता है और उसके राज्यों को लचीला। संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संघ अटूट है। सुनने में ये शब्द बहुत सीधे लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। आखिर इसका असली मतलब क्या है? ये हमारे देश की बुनियाद के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर स्टेट्स यानी राज्य खुद बदले जा सकते हैं, तो फिर पूरा संघ, पूरा यूनियन अटूट कैसे हो सकता है ना एक पहेली? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब भारत की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा संविधान भारत को डिफाइन कैसे करता है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ये जो शब्दों का चुनाव है ना, ये बहुत सोच समझकर किया गया था, और इसका कारण वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे बिल्कुल साफ किया। उन्होंने बताया कि इसके 2 मतलब है। पहला, ये कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्य साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बना लिया। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा अहम है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का, सिसेशन का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये संघ अटूट है, हमेशा के लिए। अच्छा, अब एक और बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात समझते हैं। हमारा संविधान 2 अलग-अलग फ्रेजेस इस्तेमाल करता है। एक है यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ हमारे राज्य आते हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ज्यादा बड़ा टर्म है। इसमें राज्यों के अलावा यूनियन टेरिटरीज और वो इलाके भी शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में अक्वायर कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत की सॉवरेनिटी कितनी व्यापक है। तो अब आते हैं उस पावर पर जो संसद को यानी पार्लियामेंट को देश का अंदरूनी नक्शा बदलने का अधिकार देती है। संविधान के पार्ट 1 में ये जो पहले 4 आर्टिकल्स हैं, ये समझिए कि पार्लियामेंट का टूल किट है। आर्टिकल 1 देश को डिफाइन करता है, आर्टिकल 2 और 3 ये वो टूल्स हैं जिनसे नक्शा बदला जाता है। आर्टिकल 2 बाहरी इलाकों को जोड़ने के लिए और आर्टिकल 3 अंदर की बाउंड्रीज को बदलने के लिए, और आर्टिकल 4 वो इन टूल्स को इस्तेमाल करने के नियम बताता है। इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। आर्टिकल 2 डील करता है बाहरी टेरिटरीज को भारत में शामिल करने से, जैसे कोई नया राज्य बनाना, जबकि आर्टिकल 3 ये देश के अंदरूनी नक्शे से जुड़ा है। मतलब जो राज्य पहले से हैं उनकी बाउंड्रीज बदलना, उनका एरिया बदलना या उनका नाम बदलना। तो सवाल ये है कि किसी राज्य का नक्शा बदला कैसे जाता है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले एक बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस राज्य के लेजिस्लेचर को भेजते हैं जिनकी बाउंड्री बदली जा रही है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। लेकिन, और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, पार्लियामेंट उस राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। राज्य हाँ कहे या ना, आखिरी फैसला हमेशा केंद्र का ही होता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। संविधान इस प्रोसेस को और भी आसान बनाता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि किसी राज्य की बाउंड्री बदलने के लिए किसी मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसे पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम बिल पास होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की जरूरतों के हिसाब से नक्शे को बदलना एक तेज और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। तो ये तो हुई कानूनी बात। अब देखते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल हिस्ट्री में कैसे किया गया है और आज़ादी के बाद से भारत का नक्शा कैसे इवॉल्व हुआ है। देखिए, आज़ादी के बाद भारत का नक्शा बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं था। 1947 में सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों को एक करना। फिर शुरू में धर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को खारिज कर दिया था, लेकिन 1953 आते आते बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। और फिर 1956 में फजल अली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में बड़े पैमाने पर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसा कि मैंने कहा, रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ा काम था। 552 रियासतों में से ज्यादातर तो खुशी खुशी भारत में शामिल हो गए, लेकिन 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने शुरू में मना कर दिया। आखिरकार इन्हें अलग अलग तरीकों से भारत का हिस्सा बनाया गया। हैदराबाद को पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम से, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए।
उस वक्त भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बहुत जोरों पर थी, तो फजल अली कमीशन ने इस मांग को माना तो सही, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसके साथ साथ देश की एकता और सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और आर्थिक विकास जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी बैलेंस था जो बनाना था। तो चलिए अब इन सभी कानूनी ताकतों और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक साथ जोड़ते हैं और वापस अपने मेन आइडिया पर आते हैं। तो अब हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी, इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि कोई भी हिस्सा देश से अलग नहीं हो सकता, और विनाशी, डिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि पार्लियामेंट देश की भलाई के लिए जरूरत के हिसाब से किसी भी राज्य की सीमाओं को दोबारा खींच सकती है। ये हमारे संविधान की सबसे यूनिक और पावरफुल फीचर्स में से एक है। तो आखिर इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मकसद क्या है? इसका मकसद है एक मजबूत, एकजुट और एफिशिएंट देश को बनाए रखना। ये केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो देश की अखंडता को बनाए रखे और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों के हिसाब से अंदरूनी बदलाव भी कर सके। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान, नेशनल यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी, इनके बीच सही बैलेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी लगातार ढूंढ रहा है, और ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी विषय है।